करण, आखिर इस घर में सीढ़ी कब लगेगी? 8 साल हो गए मुझे इस घर में, अभी भी हर बार नीचे जाने में ऐसा लगता है जैसे कोई परीक्षा देने जा रही हूँ। नव्या, तुम तो जानती हो इस घर में सीढ़ी नहीं लगेगी। मम्मी पापा दोनों इसके खिलाफ हैं। मैंने कितनी बार बात की है लेकिन कोई फायदा नहीं। तो क्या जिंदगी भर यही रस्सी पकड़कर चढ़ती उतरती रहूंगी? 8 साल से सह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी सहती रहूं। मैं समझता हूँ, लेकिन घर में अकेला मैं क्या कर सकता हूँ? जब बड़े ही अड़ जाएं तो छोटे की आवाज कौन सुनता है? दूसरे मंजिल पर शालिनी अपने पति मनीष से बात कर रही थी। मनीष, तुम अपनी माँ से फिर बात करो। आखिर सीढ़ी लगवाने में कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? शालिनी, कितनी बार कहूँ, मैंने बात कर ली है। मम्मी ने साफ कह दिया है कि इस घर में सीढ़ी नहीं लगेगी। 6 साल से मैं यही सुन रही हूँ। तुम्हें कभी मेरी परेशानी दिखाई नहीं देती? दिखाई देती है शालिनी, लेकिन मैं भी क्या करूँ? घर में मेरी चलती होती तो कब की सीढ़ी लगवा देता। यहाँ तो मेरी भी नहीं चलती। तीसरी मंजिल पर निहारिका अपने पति रवि के कंधे दबा रही थी। रवि, तुम्हारे कंधे में इतना दर्द रहता है, फिर भी तुम रोज मुझे नीचे ऊपर कराते हो। आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? निहारिका, मैं कर क्या सकता हूँ? तुम्हें अकेले उस रस्सी से चढ़ते देखता हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है, इसलिए खुद ही मदद करता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मेरे भी कंधे टूट गए हैं। तो फिर माँ पापा से बोलो ना। बोला था, इतनी बार बोला कि अब गिनती भी भूल गया हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। चौथी मंजिल पर पूजा अपने पति नीरज के साथ बैठी थी। नीरज, तुमने पापा से बात की थी ना, शायद इस बार मान जाए। पूजा, मैंने बहुत विरोध करके देख लिया, लेकिन मम्मी पापा नहीं मानेंगे। पापा कहते हैं हर चीज का एक कारण होता है। कारण तो बताएं, आखिर सीढ़ी क्यों नहीं लग सकती? यही तो मैं भी पूछता हूँ, लेकिन पापा कारण भी नहीं बता रहे। कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो करते हैं किसी कारण से ही करते हैं। तो क्या कारण भी विरासत में मिलेगा? हमें तो बस रस्सी मिली है, वजह किसी को नहीं मिली। नीरज भी मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई देती है। अगली सुबह फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। चारों बहुएं नीचे से ऊपर जाने की परेशानी को लेकर आपस में तू तू मैं कर रही थी, तभी राघव वहां आ जाता है। मम्मी, आज कुछ बढ़िया सा बना दो ना, बहुत भूख लगी है। बेटा, अभी तक कुछ नहीं बना है। भाभियां भी अभी खाना नहीं देंगी मुझे, तो मैं क्या करूं? बेटा, मैं तो सोच रही हूँ तेरी भी शादी करवा देती हूँ। तू भी अपने घर में सेटल हो जाएगा तो खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी। माँ, जैसा आपको ठीक लगे। राघव की जादुई सुभद्रा के दिमाग में बात बैठ जाती है। वो उसी दिन रिश्तेदारों और बिचौलियों से अपने छोटे बेटे के लिए लड़की तलाशने की बात करती है। कुछ ही दिनों बाद एक लड़की का रिश्ता आता है। लड़की का नाम रेमा था। रेमा समझदार, शांत और मेहनती थी। जब उसने राघव को देखा तो उसे भी वो पसंद आ गया। राघव को भी रीमा पहली नजर में अच्छी लग गई। माँ जी, मुझे राघव जी पसंद है। तो फिर देर किस बात की है, रिश्ता पक्का समझो। कुछ ही दिनों में घर में शादी की तैयारियां शुरू होती हैं और रीमा और राघव की शादी हो जाती है। रीमा की विदाई के बाद वो ससुराल के लिए निकल पड़ती है। वहीं घर की दहलीज पर चारों बहुएं बड़ी आपस में बातें करती हैं। अब छोटी बहू आएगी तो उसे भी समझ में आएगा कि 5 मंजिल उतरना क्या होता है। हाँ, अभी तो उसे लगता होगा शादी के बाद आराम मिलेगा। यहाँ तो शादी के बाद असली परीक्षा शुरू होगी। देखते हैं बिना जीने वाले 5 मंजिल के ससुराल में छोटी बहू कैसे एडजस्ट करती हैं। कहीं पहले ही दिन मायके फोन करके ये ना कह दे कि मुझे वापस बुला लो। कुछ ही देर में रीमा दरवाजे पर पहुंच जाती है। तभी दादी जी कुंती हाथ में एक काला नींबू लेकर आती हैं। वो रीमा की नजर उतारती हैं और नींबू घर के बाहर फेंक देती हैं। बहू, इस घर में तुम्हारे कदम शुभ हो। तुम्हारे आने से घर में सुख शांति बनी रहे। आसपास खड़े पड़ोसी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ताई जी, बड़ी अजीब है, काले नींबू से कौन नजर उतारता है? यहाँ तो हर चीज निराली, अब देखना बहू का गृह प्रवेश भी निराला होगा। तभी नंद काव्या, मम्मी, भाभी गृह प्रवेश करें भी तो कहाँ करें, उनका कमरा तो सबसे ऊपर है। तो क्या हुआ, रस्सी लटकी है ना, उसे पकड़कर ऊपर चली जाएगी। रीमा ये बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वो ऊपर देखती है। 5 मंजिल ऊपर उसके कमरे की खिड़की दिखाई दे रही थी और वहां से एक मोटी रस्सी नीचे तक लटक रही थी। ये रस्सी पकड़कर मुझे ऊपर जाना है? हाँ रीमा, हमारे घर में यही तरीका है। ये कैसा घर है जहाँ दुल्हन का गृह प्रवेश दरवाजे से नहीं रस्सी पकड़कर होता है? रीमा रस्सी पकड़ती है और एक पैर ऊपर रखती है, लेकिन उसका पैर कांपने लगता है। नीचे खड़े सभी लोगों से देखने लगते हैं। धीरे धीरे रीमा, जल्दी मत करना, मैं पीछे हूँ। राघव, ये तो हिल रही है, मैं कैसे ऊपर जाऊंगी? मेरा हाथ पकड़ो, डरोगी तो मुश्किल होगी, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। रीमा जैसे तैसे रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। एक कदम ऊपर रखती है तो दूसरा नीचे खिसक जाता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अरे, ऐसा गृह प्रवेश तो हमने पहली बार देखा है। बेचारी बहू तो सोच रही होगी कि आखिर किस घर में शादी कर ली।
5 मंजिल का ससुराल, और वो भी बिना जीने का। ये तो सच में जिंदगी भर याद रहेगा। राघव आखिरकार रीमा का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। दोनों बहुत मुश्किल से 5वीं मंजिल तक पहुंचते हैं। रीमा कमरे में पहुंचते ही लंबी सांस लेती है। राघव, मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? रीमा, मेरी कोई गलती नहीं है। इस घर में सालों से जीना नहीं बना है। अगर पहले बताया गया होता तो मैं शादी ही नहीं करती। मुझे लगा था शादी के बाद अपना घर मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कमरे तक पहुँचने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। मेरी बात सुनो। अभी बड़ी भाभी 8 साल से ये सब सह रही हैं। दूसरी भाभी 6 साल से रह रही हैं। बाकी तीनों भी इतने सालों से बिना जीने के रह रही हैं। अगर सब रह सकती हैं तो तुम क्यों नहीं रह सकती? शादी तो हो ही गई है, अब क्या कर सकती हूँ, फंस तो चुकी ही हूँ। रीमा खिड़की से नीचे देखती है। 5 मंजिल की ऊंचाई देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीचे चारों जेठानियां उसे देख रही थी। अब समझ आया होगा छोटी बहू को कि हमारा रोज का संघर्ष क्या है। चलो, अब कम से कम कोई तो हमारी परेशानी समझेगा। लेकिन सच कहूँ, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। हमें भी तो किसी ने नहीं समझा था। शायद अब छोटी बहू के आने से इस घर की कहानी बदल जाए। अगली सुबह रीमा की पहली रसोई थी। रात भर नए घर और 5वीं मंजिल की रस्सी के बारे में सोचने के बाद भी रीमा ने सुबह उठकर पूरे मन से खाना बनाया। जेठानी जी, माँ जी, खाना तैयार हो गया है, आप सब आ जाइए। रीमा की आवाज सुनते ही पहली मंजिल पर रहने वाली नव्या ने ऊपर जाने की तैयारी की और रस्सी के सहारे 5वीं मंजिल की तरफ चढ़ने लगी। हे भगवान, पहली मंजिल से 5वीं मंजिल तक चढ़ते चढ़ते तो मेरी जान ही निकल गई। रीमा, तूने पहली रसोई रखी है या हमारी परीक्षा ले रही है? जेठानी जी, कभी तो ऊपर का भी मजा ले लिया करो। बहुत दिन बाद 5वीं मंजिल पर आई हो ना, अब समझ में आया हमारी पर क्या बीतती है। नव्या की हालत देखकर बाकी बहुएं हंसने लगी और एक एक करके रस्सी के सहारे ऊपर आने लगी। अरे रीमा, खाना तो बाद में खाएंगे, पहले मुझे पानी पिला। 2 मंजिल चढ़ते चढ़ते फेफड़े जवाब दे गए। मेरा तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ चढ़कर आई हूँ। रोज यही करना पड़े तो आदमी की कमर ही जवाब दे जाए। अब छोटी बहू को समझ आया होगा कि हम इतने सालों से क्यों शिकायत करती हैं। सच में जेठानी जी, मुझे तो लगा था आप लोग मजाक कर रही थी। थोड़ी देर में सभी बहुएं किसी तरह 5वीं मंजिल पर पहुंच गईं। रीमा ने सबको खाना परोसा और सभी ने उसकी तारीफ की। रीमा, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। पहली रसोई में ही तूने दिल जीत लिया। सच में दाल में बिल्कुल सही स्वाद है और सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है। छोटी बहू, हमारी तरफ से तो तुझे ढेर सारा आशीर्वाद और नेक। और मेरी तरफ से एक सलाह, खाना बनाना सीख गई हो, रस्सी पर चढ़ना भी सीख लो। तभी चारों जेठ अपने अपने घर से ऊपर आए। उन्होंने भी खाना खाया और रीमा की पहली रसोई की तारीफ की। रीमा, खाना बहुत अच्छा बना है। पहली रसोई में ही कमाल कर दिया तुमने। सच में बहुत स्वादिष्ट है। छोटी बहू ने तो सबका मन जीत लिया। अरे, अब तो हमें भी रोज ऊपर आने का बहाना मिल गया। सभी ने रीमा को नेक दिया, लेकिन जब रीमा ने सुभद्रा को ऊपर बुलाया तो नीचे से उसकी आवाज आई। बहू, मेरे बस की नहीं इतना ऊपर चढ़कर आना। मैं तो मर ही जाऊंगी। एक काम कर, नीचे खाना भिजवा दे। जी माँ जी, लेकिन खाना नीचे कैसे भेजूं? इस बाल्टी में खाना रख दो और इसे रस्सी से बांधकर नीचे छोड़ दो। माँ जी नीचे से निकाल लेंगी। रीमा ने वैसा ही किया। उसने बाल्टी में खाना रखा और मजबूत रस्सी से बांधकर धीरे धीरे नीचे उतार दिया। बहू, खाना बहुत अच्छा बना है। पहली रसोई में ही बहू ने मेरा मन खुश कर दिया। खाना खत्म होने के बाद बहुएं वापस अपनी अपनी मंजिल की तरफ उतरने लगी। नव्या उतरते समय थोड़ा फिसली, लेकिन उसने तुरंत रस्सी पकड़कर खुद को संभाल लिया। नव्या, संभल कर उतरना, जरा सी गलती हुई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रोज यही डर लगा रहता है करण, पता नहीं कब हाथ फिसल जाए, कहीं कभी मर मुरा ना जाऊं। नव्या, ऐसी बात नहीं करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक एक करके चारों बहुएं नीचे अपनी मंजिलों पर पहुंची। पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों की हालत देखकर चिंता जताई। दोपहर में कुंती दाई जी सुभद्रा के पास आई। सुभद्रा ने तुरंत रीमा को आवाज लगाई। बहू, रीमा नीचे आजा, दाई जी का आशीर्वाद ले ले। मैं नीचे कैसे आऊं माँ जी? रुको रीमा, मैं मदद करता हूँ। राघव ने रीमा को सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे। पहले 5वीं मंजिल से चौथी, फिर तीसरी, दूसरी और आखिर में पहली मंजिल पार करते हुए वो नीचे पहुंचे। रीमा, तुम्हारे साथ उतरते उतरते मेरे हाथों में भी दर्द हो गया। और मेरे हाथ देखो, रस्सी के निशान पड़ गए। रीमा ने नीचे पहुंचकर दाई जी के पैर छुए। कुंती ने उनके सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बहू, घर में सुख शांति लाओ। चाची जी, बहू को आशीर्वाद दो कि जल्दी से गर्भवती हो जाए। हाँ हाँ, चिंता मत करो, सब कुछ भला होगा। गर्भवती होने का तो पता नहीं माँ जी, पहले सीढ़ियाँ लगवा दीजिए। रीमा की बात सुनते ही कुंती दाई जी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। ये कैसी बात कर रही है नई बहू? इसे बताया नहीं कि इस घर की परंपरा है, इस घर में सीढ़ियाँ नहीं लगेंगी?
मैंने इसे समझाया था चाची जी, लेकिन ये नहीं है ना, इसीलिए बार बार यही बात करती है। बहू को समझा दो, बड़े बुजुर्गों के बनाए नियमों पर सवाल नहीं उठाया जाता। जी। रीमा चुपचाप वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में कई सवाल। रात को रीमा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे किसी के मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनाई दी। राघव उठो ना, सुनो ना, कोई मंत्र पढ़ रहा है। क्या हुआ? वहाँ देखो, कुटिया में कोई औरत बैठकर मंत्रों का जाप कर रही है। अरे वो दाई जी हैं और कोई नहीं। दाई जी? इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हैं? दाई जी हमारे घर की सुख शांति के लिए रात में पूजा करती हैं। बचपन से उन्हें ऐसा करते देखा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सब थोड़ा अटपटा लग रहा है। अगली सुबह रीमा ने अपनी जेठानियों से दाई जी के बारे में बात की। जेठानी जी, दाई जी हमेशा ऐसे ही रहती हैं क्या? हाँ छोटी, दाई जी ऐसी ही हैं। हम भी उन्हें ऐसे ही देखते आए हैं। उनसे ज्यादा सवाल मत करना, घर में सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी कई बार उनकी बातें अजीब लगती हैं। बस यही समझ लो, यहाँ दाई जी की बात पत्थर की लकीर है। रीमा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में दाई जी को लेकर शक और गहरा होता गया। कुछ दिनों बाद घर में पानी खत्म हो गया। पांचों बहुओं को बारी बारी से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर पानी लाना पड़ा। पहले मंजिल से ही हालत खराब हो गई, पता नहीं बाकी लोग कैसे करते हैं। पानी का घड़ा हाथ में लेकर रस्सी पकड़ना कितना मुश्किल है, अब समझ आया। मेरा हाथ देखो, रस्सी से लाल निशान पड़ गए हैं। और अभी पानी लेकर फिर ऊपर चढ़ना है। सच में ये जिंदगी किसी इम्तिहान से कम नहीं। मुझे तो शादी के बाद पहली बार पता चला कि पानी की एक बाल्टी भी इतनी भारी हो सकती है। सब्जी वाला आता तो भी यही परेशानी होती। पांचों बहुएं रस्सी के सहारे नीचे उतरती, सब्जी खरीदती और फिर सामान लेकर ऊपर चढ़ती। अरे बहनों, आप लोग रोज इतना ऊपर नीचे कैसे करती हैं? भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब यही हमारी जिंदगी है। दूध वाला आता तो दूध लेने के लिए भी बहुओं को नीचे उतरना पड़ता। कभी दाल गिर जाती, कभी सब्जी का थैला नीचे छूट जाता और कभी हवा से कपड़े रस्सी से उड़कर नीचे चले जाते। और मेरी साड़ी नीचे गिर गई। रुको, मैं लेकर आता हूँ। हर छोटी चीज के लिए नीचे जाना पड़ता है। कभी कपड़ा, कभी पानी, कभी दूध, कभी सब्जी। आखिर कब तक? पांचों बहुओं के हाथ पैरों पर रस्सियों के निशान पड़ चुके थे। कई बार वो साड़ी को कसकर बांधकर उतरती और हर कदम पर फिसलने का डर बना रहता। शाम को सभी बहुएं अपने अपने पतियों से शिकायत करती हैं। राघव, सीढ़ियां बनवाओ या मैं मायके चली जाऊंगी। रीमा, सही समय आने पर सीढ़ियां जरूर बनेंगी, तुम चिंता मत करो। यही बात सबके पति सालों से कहते आ रहे हैं। इसी बीच निहारिका गर्भवती हो गई। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन लगातार रस्सियों से उतरने, चढ़ने और सामान उठाने की परेशानी के बीच कुछ समय बाद उसका गर्भ ठहर नहीं पाया। मेरा बच्चा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? निहारिका, खुद को संभालो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। घर में मातम जैसा माहौल हो गया। तभी दाई जी ने ऐसी बात कही जिसने रीमा के मन में नया शक पैदा कर दिया। मैंने पहले ही कहा था, जब घर की बहुएं सीढ़ियां बनवाने की जिद करेंगी तो घर की शांति बिगड़ेगी। इसी वजह से बच्चे पर दोष आया है। लेकिन दाई जी, इसका सीढ़ियों से क्या संबंध है? नहीं बहू, ज्यादा सवाल मत कर। रीमा चुप हो गई, लेकिन अब उसके मन में सवालों का तूफान था। कुछ दिनों बाद पांचों बहुएं और काव्या एक साथ बैठी थी। रीमा ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया। आखिर दाई जी है कौन? मुझे उनकी बातें कुछ अजीब लगती हैं। दाई जी हमारे पापा के परिवार की हैं। हमारे दादाजी की बहन है। बहुत पुरानी दाई जी हैं इस घर की। परिवार में उनका बहुत सम्मान है। उनकी बात कोई टालता नहीं। छोटी, तुम भी उनका सम्मान करना, वरना सब कहेंगे कि नई बहू घर के खिलाफ है। भाभी, सच कहूं तो मुझे भी दाई जी थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सब उनसे इतना डरते हैं? पता नहीं भाभी, बचपन से बस यही सुनते आए हैं कि दाई जी जो कहें वही सही है। रीमा ने सबकी बातें सुनी और चुप हो गई। पांचों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उसी समय नीचे से कुंती की आवाज आई और सभी सहम गईं। बहुओं, इतनी देर से ऊपर क्या कर रही हो? जी दाई जी, बस आपस में बैठी थी। याद रखना, इस घर की मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं। कुंती के जाते ही रीमा ने खिड़की से नीचे देखा। 5 मंजिल की ऊंचाई, लटकती हुई रस्सियां और हर मंजिल पर परेशान बैठी हुई बहुएं उसे किसी रहस्य की तरह लगने लगी। आखिर इस घर में सीढ़ियां क्यों नहीं लगती और दाई जी इस बात को लेकर इतनी सख्त क्यों है? जरूर इस रस्सी और इस 5 मंजिला घर के पीछे कोई ऐसा राज है जिसे मुझसे छिपाया जा रहा है। रीमा की नजर दूर खड़ी दाई जी की कुटिया पर गई। वहां फिर वही काला नींबू लटका हुआ था और भीतर से धीमी मंत्रों की आवाज आ रही थी। ये घर सिर्फ बिना जीने वाला 5 मंजिला ससुराल नहीं है। यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जिसका सच अभी सबके सामने आना बाकी है। दिन बीतते गए, लेकिन पांचों बहुओं की परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। रोज रस्सी के सहारे ऊपर नीचे उतरना चढ़ना अब उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था। अब तो मुझे पहली मंजिल से नीचे उतरना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है।
हर दिन शरीर जवाब देता जा रहा है। मेरी हालत भी कुछ अलग नहीं है। सुबह दूध के लिए नीचे जाओ, फिर सब्जी के लिए उतरो और शाम को कपड़े लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी मुसीबत तब होती है जब हाथ में सामान हो, एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में रस्सी। जरा सी चूक हुई तो सीधे नीचे। पता नहीं इस घर में हमारी तकलीफ कब किसी को दिखाई देगी। एक दिन रीमा अब पहली मंजिल से नीचे उतर रही थी। उसके हाथ में कपड़ों की गठरी थी और वो धीरे धीरे रस्सी पकड़कर उतर रही थी। राघव जरा संभालना, हाथ फिसल रहा है। रीमा धीरे उतरना, जल्दी मत करना। अचानक रीमा का पैर फिसल गया और वो पहली मंजिल से नीचे गिर गई। उसके पैरों में गहरी चोट आई और वो दर्द से चीख उठी। राघव, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। रीमा आंखें खोलो, मैं अभी तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। राघव उसे तुरंत अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसे कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी। देखिए, इनका थोड़ा ख्याल रखिए। पैर में चोट गहरी है, इन्हें ज्यादा चलने फिरने और वजन उठाने से बचाइए। जी डॉक्टर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। रीमा को घर लाया गया, लेकिन उसका कमरा 5वीं मंजिल पर था। राघव ने उसे अपने कंधे पर बिठाया और धीरे धीरे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। रीमा, डरना मत, मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। तुम्हारी हालत देख रही हूँ राघव, मेरी वजह से तुम्हारे कंधे भी दर्द कर रहे हैं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें तकलीफ में कैसे छोड़ दूं? 5वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते राघव की सांस फूल गई। उसने रीमा को कमरे में बिठाया। रीमा, अब तुम यहीं आराम करोगी। जब तक पैर ठीक नहीं होता नीचे जाने की कोशिश मत करना। लेकिन रोज का सामान कैसे आएगा? उसका भी इंतजाम कर लेंगे। उसी दिन सब्जी वाला आया तो बहुओं ने उसे नया तरीका बता दिया। भैया, अब आप सब्जी इस बाल्टी में डाल देना, हम ऊपर से रस्सी खींच लेंगे और पैसे भी नीचे भेज देंगे। अरे बहन जी, ऐसा भी कहीं होता है? हमारे घर में सब कुछ होता है, आप बस सब्जी दे दीजिए। अब 5 बहुएं सब्जी और दूध भी बाल्टी में मंगाने लगी, लेकिन सुभद्रा को यह भी गलत लगता था। अरे बहुओं, रस्सी से ऊपर नीचे होने से शरीर की कसरत होती है, इसी से तो सेहत अच्छी रहेगी। मगर यही कसरत है तो फिर चोट